प्रिय विद्यार्थियों, मानव भूगोल का आज जो विषय हम लेने जा रहे हैं, मानव भूगोल के सिद्धांत के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने ऑनलाइन कक्षा में हमने चर्चा की थी पहले सिद्धांत की, और उसको हम क्रियाशीलता के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, इस विषय पर हमने पिछली बार चर्चा की थी। आज दूसरा सिद्धांत, उस पर हम चर्चा करेंगे, पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत। पृथ्वी पर जितने भी जैविक अजैविक तत्व हैं, वे सारे परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। कोई भी तत्व, उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो पहचान है, वो स्वयं के कारण नहीं होकर के उस पर कई सारे जो तत्व हैं, अन्य तत्व, उनका प्रभाव नज़र आता है। और इस प्रकार से ये सारे तत्व एक से दूसरे तत्व के रूप में कहीं न कहीं अनुबंधित नज़र आते हैं, और इसी को हम कहते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत। अर्थात जो भी गतिविधियाँ, जो भी तत्व, जो भी लैंडस्केप, जो भी भूदृश्य हमको दिखाई दे रहा है, उसका अस्तित्व कई प्रकार की क्रियाओं के एक साथ होने के परिणाम स्वरूप हुआ है, और कोई भी तत्व हम उसको स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान नहीं कह सकते। और यही जो सिद्धांत है, यही पार्थिव एकता का सिद्धांत कहलाता है। और विश्व के अनेक हिस्से, विश्व के अनेक भूभाग जो हैं, वो उनकी स्थिति, उनकी लोकेशन अलग अलग होगी, लेकिन कई बार जलवायु के आधार पर, कई बार वनस्पति के आधार पर, इस प्रकार के कई प्रकार के भौगोलिक तत्वों के आधार पर उनमें साम्यता नज़र आती है, यद्यपि वे विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग लोकेशन पर स्थित हैं। और सारे तत्व एक से दूसरे पर संबंधित दिखाई देते हैं, और इसी कारण से इसको अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है, या पार्थिव एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसको हमबोल्ट महोदय ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में बहुत ही सुंदर तरीके से कहा है कि मुझे एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक विभिन्न जो पर्वत श्रृंखलाएँ जिन पर विचरण करते हुए, विभिन्न जो पृथ्वी के भूभाग है उन पर विचरण करते हुए सर्वत्र एक ही आत्मा का बोध नज़र आता है। सर्वत्र मुझे एक ही आत्मा नज़र आती है, और इस आत्मा को वो पार्थिव एकता का सिद्धांत कहते हैं। इसी से मिलती जुलती बात रेडजेल महोदय अपनी एंथ्रोपोजोग्राफी में करते हैं। इसी से मिलती जुलती बात विडाल डिला ब्रूंश महोदय, एलन चर्चिल सैंपल महोदय अपनी पुस्तकों में करती है। और सारे तत्वों को, जो जैविक और अजैविक तत्व है, उनमें परस्पर अंतर संबंध के सिद्धांत को वो व्याख्यायित करते हैं। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, कोई भी एक प्रकार का क्षेत्र है, भौतिक क्षेत्र है। हम चर्चा कर लेते हैं पर्वतीय क्षेत्र की। तो पर्वतीय क्षेत्र पर हम देखेंगे, जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी जो जलवायु है, वह जलवायु, अगर वह बहुत ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र होगा तो शीतोष्ण प्रकार की होगी, और बहुत ही हिम रेखा से ऊपर जो उसका क्षेत्र है, वहाँ अति शीत और अति शीत, इस प्रकार की जलवायु वहाँ की नज़र आती है। छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं तो उन पर वातावरण का वैसा असर नहीं दिखाई देता कि वो वहाँ के तापमान को घटा सके, क्योंकि हम जानते हैं भूतल से, पृथ्वी तल से जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। वह तापमान में कमी जैसे जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र ऊंचे होते चले जाएंगे तो शीतोष्ण जलवायु के रूप में, शीत जलवायु के रूप में हमको दिखाई देती है। और बहुत ऊंचे जो पर्वत शिखर हैं वो सदैव हिमाच्छादित हमको नज़र आते हैं, जो हिम रेखा के ऊपर स्थित हैं। इन्हीं क्षेत्रों की अगर हम मिट्टी की बात करेंगे तो ज़्यादातर पर्वतीय या लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वर्षा के द्वारा इसके जो उपजाऊ तत्व हैं वो बह कर के नीचे भूतल पर, नीचे के धरातल पर चले जाते हैं। यहाँ की वनस्पति की हम बात करेंगे तो जैसे जैसे हम ऊपर क्षेत्र में बढ़ते जाते हैं तो यहाँ की जो पर्वतीय वनस्पति है वो शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति में या पर्वतीय वनस्पति के रूप में हमको नज़र आती है। यहाँ हम रहने वाले अगर अधिवास की बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या का केंद्रण, पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन है वो हमको काफ़ी कम नज़र आता है। मैदानों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाएगी, पठारों पर उससे थोड़ा कम अंश पाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में इसका अंश नगण्य होगा। तो इस प्रकार से जो पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति हम देखते हैं वह एक से दूसरा तत्व जुड़ा हुआ है। मरुस्थलीय क्षेत्र की तरफ हम चले जाते हैं
मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टी बालू का युक्त होगी। जो रेत के कण होते हैं, बालू का मिट्टी बालू का प्रकार की होगी, रेतीली होगी या भूरी रेतीली होगी। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ वर्षा काफ़ी कम मात्रा में होती है। तो मिट्टी की हमने प्रकृति देखी, वर्षा काफ़ी कम मात्रा में होती है, इसके कारण से वहाँ पे अर्धशुष्क या कटीली जो वनस्पति है उस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में भी हम जल संसाधनों की बात करेंगे तो जल संसाधन वहाँ बहुत कम मात्रा में नज़र आएंगे, क्योंकि वर्षा की कमी के कारण से जल संसाधनों की अल्पता रहती है, कमी रहती है। वहाँ की हम जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या का केंद्रण, जो जीवन जीने की दशाएं हैं वो बहुत प्रतिकूल होने के कारण से वहाँ पे जो जनसंख्या का केंद्रण है, कंसंट्रेशन है, वो वहाँ कम नज़र आता है। एक से दूसरा तत्व, मेरा कहने का अभिप्राय ये, एक से दूसरा तत्व एक दूसरे से संबंधित रहता है और इस कारण से हम सहज ही एक अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ का जो भौतिक दृश्य किस प्रकार का है। तो वहाँ पे मिट्टी की, वहाँ पे जलवायु की, वहाँ पर जनसंख्या की, वहाँ पर खनिज संसाधनों की किस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो ये जनसंख्या के उदाहरण को हम लेकर के चर्चा कर सकते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले मूलतः तत्व कौन हैं? सारे प्राकृतिक कारण हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वहाँ का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा है। तो मैदान सदैव से ही सभ्यता के पालने कहे जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में हमेशा काफ़ी अच्छी मात्रा में सघन जनसंख्या पाई जाएगी। पठारी क्षेत्र जो हैं, पठारी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम जनसंख्या होगी, पर पठारी क्षेत्रों में भी जनसंख्या का अच्छा केंद्रण कई स्थानों पर विश्व के अनेक क्षेत्रों में मिलता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में हम चले जाएंगे तो जनसंख्या का जो कंसंट्रेशन है वो तेज़ी से कम होता चला जाएगा। जलवायु भी प्रभावित करती है। बहुत अधिक वर्षा और बहुत अधिक तापमान, ये क्षेत्र भी मानव के निवास के हिसाब से बहुत प्रतिकूल माने जाते हैं। बहुत निम्न तापमान, बहुत कम वर्षा, ये क्षेत्र भी मानव के निवास के हिसाब से प्रतिकूल माने जाते हैं। तो वर्षा का अच्छा औसत और तापमान का औसत होना या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, वो मानव के निवास के लिए सर्वथा उपयुक्त मानी जाती है। तो जलवायु का तत्व हो गया मिट्टी, जहाँ उपजाऊ मिट्टी होगी, कृषि कार्य अच्छा होगा और निश्चित रूप से वहाँ पर जनसंख्या का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार के मिट्टी है, वनस्पति है, जलवायु है, भौतिक स्वरूप है, यही सारे तत्व हैं जो वहाँ जनसंख्या के केंद्रण को या मानव जनसंख्या के केंद्रण को निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम चर्चा करते हैं तो कुछ और इसमें उदाहरण ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, पर्वत है, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित हैं। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सारे जो जैविक तत्व है, अजैविक तत्व है, उनकी स्वतंत्र रूप में कोई आइडेंटिटी या अस्तित्व नहीं है। वो विभिन्न प्रकार के जैविक या अजैविक तत्वों के परस्पर संबंधों का परिणाम होते हैं और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के भूदृश्य या विभिन्न प्रकार की दृश्यावली हमको दिखाई देती है। इसी को पार्थिव एकता का सिद्धांत कहा जाता है या अंतर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। यानी जैविक तत्व या अजैविक तत्व ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। मिट्टी वनस्पति को प्रभावित करती है, वनस्पति जलवायु को प्रभावित करती है, जलवायु भौतिक क्षेत्र के स्वरूप को प्रभावित करती है। तो कोई भी तत्व अपने आप में विशिष्ट नहीं है। प्रत्येक तत्व अनेक प्रकार के जैविक और अजैविक तत्वों के, या जो अजैविक तत्व है वो भी अनेक प्रकार के अजैविक तत्वों की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित हुए हैं। और इस तरीके से इनमें एक तरह से अन्योन्याश्रिता, एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से संबंध और अंततः इनके बीच में एक ही प्रकार की एकता का दर्शन हमको होता है और इसी को हम पार्थिव एकता का सिद्धांत कहते हैं। अगली कक्षा में हम वातावरण समायोजन के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।